आप सभी को मेरा नमस्कार। केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, शोध आलेख माला के आज के व्याख्यान में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शोध आलेख संख्या 15। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शोध आलेख है जो भारतीय राष्ट्र के पिता महात्मा ज्योतिबा फुले और उनके शिक्षा एवं जाति संबंधी चिंतन को अभिव्यक्त करता है। महात्मा ज्योतिबा फुले का शिक्षा एवं जाति संबंधी चिंतन क्या रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे प्रसिद्ध सबाल्टर्न लेखक प्रोफेसर एस के की कलम से। साथियों, यह 15वां शोध आलेख है जिसके अंतर्गत हम बहुजन साहित्य लेखन के बारे में जान रहे हैं। किस तरह से हिंदुस्तान के बहुसंख्यक और बहुजन समुदाय के लिए, पिछड़े हाशिए के लोगों के लिए हमारे महानायकों ने अपने जीवन को अर्पित किया, तो बेशक हमें उनके बारे में जानने का, अपनी विरासत को संजोए रखने का और उनके प्रति वफादारी और उनसे प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ियों की के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए उस दिशा में हमें कार्य करने की अनंत प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। आइए जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले जाति एवं शिक्षा व्यवस्था संबंधी चिंतन। सबसे पहले सार संक्षेप। प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, जो संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों में अंतर्निहित है। आज भी भारतीय समाज में जाति, वर्ग, लिंग और शिक्षा के आधार पर पदानुक्रमित स्त्रीकरण एक व्यक्ति की स्थिति, अवसरों और परिणाम को निर्धारित करते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक क्रांतिकारी एवं दलितों के मसीहा ज्योतिबा फुले, जिसने अपने समय की विपरीत परिस्थितियों में निडरता, साहस और शौर्य के साथ आगे बढ़े और तमाम विभिन्न प्रकार के सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए शूद्रादि, अति शूद्रादि महिलाओं, किसानों में शिक्षा की अलग जगाई, उसके चिंतन को आधार बनाकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति का अंत और शिक्षा उत्थान की महत्ता को बताने का प्रयास इस आलेख में किया गया है। प्रस्तुत शोध की प्रकृति गुणात्मक, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक है। इसमें ज्योतिबा फुले के जीवन संबंधी सभी पहलुओं को समझने के लिए मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। इस अनुसंधान आलेख का मुख्य ध्येय इस प्रश्न का जवाब खोजने पर केंद्रित है कि फूले के चिंतन में जाति एवं शिक्षा व्यवस्था भारतीय समाज में क्या भूमिका रखते हैं और विद्यमान बुराइयों को जाति प्रणाली के अंत एवं इस सब के लिए शिक्षा के माध्यम से कैसे समाप्त किया जा सकता है। यानी साथियों, एक बुराई और दूसरी अच्छाई के माध्यम से कैसे हम बुराई को जीत सकते हैं, ये फूले के चिंतन से अभिव्यक्त होता है। आलेख के मुख्य शब्द हैं ज्योतिबा, जाति, शिक्षा, ब्राह्मण, गुलामी, स्वतंत्रता। सामान्य परिचय। भारत के समाज सुधारकों में ज्योतिबा फुले का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक प्रख्यात दार्शनिक, क्रांतिकारी विचारों का प्रणेता, शिक्षा शास्त्री, दलितों के मसीहा एवं मानवतावादी, जिन्होंने संपूर्ण सामाजिक ढांचे को झकझोर दिया। यानी ऐसा साहस जो हर किसी लेखक में नहीं मिलता कि उसको लिख देना, और वो भी साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में। आज भी इसकी कमी हमें खलती है। 19वीं सदी, जिसे भारत में नवजागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जाना जाता है, उस समय भारत में केवल उच्च जातियों का ही सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्रभुत्व व्याप्त था। निम्न जातियों को हाशिए पर धकेल दिया गया, जिससे एक ओर समाज विभिन्नता और अलगाव तथा दूसरी ओर संपूर्णता एवं अधिक्रम पर आधारित हो गया। समय के साथ सामाजिक संरचना और अधिक जटिल होने के कारण समाज में अनेक बुराइयां, कुरीतियों का बोलबाला बढ़ता गया। संसाधनों तक निम्न जातियों की पहुंच दूर की कौड़ी के समान था। ऐसी स्थिति में एक मसीहा अर्थात ज्योतिबा फुले का आगमन होता है, जिन्होंने शूद्र, अतिशूद्र, महिलाओं एवं किसानों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। इस संघर्ष में उसका साथ उसकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने दिया। कहा जाता है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। ज्योतिबा फुले का जाति व्यवस्था संबंधी चिंतन। उसके बाद हम शिक्षा चिंतन के बारे में जानेंगे।
फूले के चिंतन में प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक संरचना वर्ण एवं जाति व्यवस्था पर आधारित थी, जिसे फूले ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के रूप में जाना है और जिसमें चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं चतुर्थ वर्ण शूद्र कहलाते थे। प्रारंभ में अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के पतन एवं आर्यों के आगमन के समय स्थापित की गई वर्ण व्यवस्था का आधार व्यवसाय एवं प्रकृति को माना गया, परंतु कालांतर में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था अब वर्ण जाति का प्राय बन गई। आधुनिक समय में विद्यमान ब्राह्मण धर्म की सामाजिक पद सोपान में जाति का निर्धारण कर्म की जगह जन्म से होता है, जिससे भारतीय सामाजिक संरचना का पदानुक्रमित स्त्रीकरण होने पर नियमों में कठोरता आई। जाति, वर्ण श्रेष्ठता एवं ब्राह्मणवादी व्यवस्था वेदों विशेषकर ऋग्वेद का पुरुषोक्त की देन है। ये व्यवस्था मूर्ति पूजा, वेदों की पवित्रता एवं अवतारवाद के सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण इस व्यवस्था में समाज प्रारंभ से ही दो समूहों द्विध्रुवी में विभक्त था, जिसके एक छोर पर उच्च जातियों का समूह है यानी कि ब्राह्मण वर्ग और दूसरे छोर पर निम्न जातियों का समूह है यानी कि शूद्र अतिशूद्र वर्ग के रूप में चित्रित किया है। निम्न जाति समूह व सभी वर्ग की महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्तरों पर मानसिक उत्पीड़न एवं शोषण का शिकार होना पड़ता था, जबकि सभी वर्गों का संबंध एक ही धर्म से था। फूले की दृष्टि में जाति और वर्ण व्यवस्था में वही संबंध है जो शक्ति और प्रभुत्व में है। जाति व्यवस्था को अधीनता के रूप में स्वीकार करते हुए मुख्य रूप से ब्राह्मणों अर्थात उच्च जाति समूह द्वारा स्वदेशी लोगों अर्थात निम्न जाति समूह पर अत्याचार किया जाता है। वह इस बात पर जोर देता है कि जाति और गुलामी बराबर हैं। जाति उतनी ही सातिर और क्रूर है जितनी गुलामी। फूले पहला व्यक्ति था जिसने भारत में सामाजिक लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया, जो उन्होंने अधिकारों व मांगों को बड़े पैमाने पर उठाया। उस समय उसे ब्राह्मणों से ही नहीं उनके सहयोगियों से भी बड़ी चुनौती मिली। इस लड़ाई में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के व्यावहारिक तरीके सुझाए। सत्यशोधक समाज की स्थापना कर ब्राह्मणवादी वर्चस्व, जाति पदानुक्रम व्यवस्था, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ निचली जातियों को शिक्षा रूपी रामबाण हथियार देकर तैयार किया गया। मूर्ति पूजा का विरोध किया, वेदों को पवित्र मानने से इनकार किया, हिंदू धर्म के भीतर अवतारवाद के विचार को अस्वीकार करते हुए इस मिथक को तोड़ने के लिए प्रतिकथा का निर्माण किया, एकेश्वरवाद का प्रचार किया, विधवा पुनर्विवाह की पुरजोर वकालत की। उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जो एक विधवा ब्राह्मण से पैदा हुआ था, क्योंकि वह ब्राह्मणों के विश्वासघात का शिकार हो सकता था। ब्राह्मण वर्चस्व समाज में विधवा को जन्म देना स्वीकार नहीं किया जाता। महार, चमार और मांग जाति के लोगों के लिए एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ देकर अपने घर के पानी का हौज सभी जातियों के लिए खोल देना, हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना कर अनाथ बच्चों और विधवाओं को सम्मान के साथ जीने के लिए दरवाजे खोल देना तथा उनके नवजात बच्चों की देखभाल करना, ये फूले का मुख्य चिंतन और कार्य था। फूले का विचार है कि आर्यभट्ट ब्राह्मण अगर इस देश के लोगों को वास्तव में एकजुट करके आगे ले जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले अपने को धर्म, जाति, वर्ण व्यवस्था महासागर में सदा सदा के लिए डुबो देना चाहिए, क्योंकि यह ब्राह्मण मूलवासियों नारियों के बीच प्रथागत है। उन्हें सार्वजनिक रूप से स्पष्ट रूप से सभी प्रकार की चालाकी को बंद कर देना चाहिए। जब तक सच्ची एकता स्थापित नहीं हो जाती तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। सामाजिक सुधार के प्रसंग पर फूले ने कांग्रेस पार्टी के रूप का भी विरोध किया। महाराष्ट्र के प्रख्यात राष्ट्रवादी तिलक ने आर्य संस्कृति को एशियाई नहीं विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना और आर्यों पर गैर आर्यों की जीत को अन्याय और अत्याचार के रूप में स्वीकार किया। महादेव गोविंद रानेडा का मानना था कि आर्यों के धार्मिक विचार राष्ट्रीय राजनीतिक एकता के आधार हैं तथा भारत की दक्षिण आदिम जनजातियों ने आर्यों की सामाजिक संरचना को विकृत कर दिया तथा महिलाओं की स्थिति भी दयनीय कर दी, जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, बहुपतित्व और सांप्रदायिक भूमि तैयार की। इसलिए अब समग्र सुधार की आवश्यकता है। फूले ने इन व्याख्याओं को उल्टा कर दिया और बताया कि आर्यों के उत्तराधिकारी ब्राह्मणों ने ही इन सभी उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार हैं जो अतार्किक और अमानवीय थी। दलित विमर्श में ज्योतिबा फुले का योगदान विडंबनापूर्ण प्रतीत होता है। ज्ञान के क्षेत्र में ज्योतिबा फुले के योगदान को जाति के संभावित सिद्धांतों के रूप में समकालीन दलित विमर्श में गंभीर रूप से दरकिनार कर दिया गया है। ज्योतिबा फुले का शिक्षा संबंधी चिंतन।
व्यवस्था। ज्योतिबा फुले ने अपने जीवन के अपमानित अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए अपना पूरा जीवन दलित शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता के लिए समर्पित कर दिया। 19वीं सदी में उच्च जातियों के अलावा किसी को भी शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। इसके लिए उन्होंने सम्मान शिक्षा सिद्धांत को अपनाया। शिक्षा ही वह हथियार है जिसके द्वारा गरीबों, किसानों, शूद्रों, महिलाओं के कष्ट, गरीबी, असमानता, मन की गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति मिल सकती है। ज्योतिबा फुले अपने बहुचर्चित ग्रंथ सेतर्क यांचा आसूड़ के उपोद्घाट में लिखते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गया। इतना अनर्थ एक अविद्या ने किया। यानी विद्या बिना मति गई, बुद्धि गई, मति बना नीति गई, योजना गई, नीति बिना गति गई, आगे बढ़ने का प्लान समाप्त हो गया, गति बिना वित्त गया, पैसा चला गया, वित्त बिना शूद्र गया यानी कि वह गरीब हो गया। इतना अनर्थ एक अविद्या ने किया। यानी कि शिक्षा का क्या महत्व है ये श्लोक हमें बताता है। अपने इस मूल विचार से उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार कर इसके महत्व को समाज को अवगत कराया। फुले ने महिला शिक्षा को सामाजिक क्रांति का प्रथम हथियार माना। महिला शिक्षा के दरवाजे बंद थे। फुले ने किसानों और अछूतों की झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली लड़कियों के लिए पहला बालिका पाठशाला पुणे में खोलकर वहां तक लाना। भारत में महिला शिक्षा की खोज का यह प्रथम प्रयास था। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित कर एक शिक्षिका बनाया जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। दोनों के सहयोग से ही भारत में महिला शिक्षा अभियान चलाया गया। इसके तहत अनेक पाठशालाएं खोली जैसे बुधवारपेट, रास्तापेट और मेतलपेट आदि। उनका मानना था महिलाओं का असली धर्म उन्हें शिक्षित कर सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है। दलित वर्ग के लिए भी एक स्वतंत्र पाठशाला खोली। कुल मिलाकर लगभग 100 से ज़्यादा विद्यालय खोले। हंटर आयोग को सौंपे गए बयान में फुले ने बहुजन समुदाय के बच्चों के लिए सार्वभौमिक, प्राथमिक, अनिवार्य, निःशुल्क शिक्षा की वकालत की और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय थे। उनका मानना था कि प्राथमिक शिक्षा से ही आने वाले कल की पीढ़ी का निर्माण होता है। उचित रूप से बहुजन समुदाय से प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए जो नैतिक, मानवतावादी, चरित्र निर्माण और व्यवहारिक शिक्षा दे सकें। बहुजन समुदाय के लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावास तथा तकनीक विद्यालय पर भी बल दिया। फुले ने त्रिभाषा सूत्र दिया जिसमें स्वभाषा को मातृभाषा के रूप में, अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में, हिंदी को तीसरी भाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में सीखना चाहिए। जो व्यक्ति इन तीनों भाषाओं में पारंगत होंगे वे सद्गुणों से संपन्न और सम्मानित होंगे। फुले ने प्रारंभ में अंग्रेजी शिक्षा नीति का समर्थन किया लेकिन बाद में इसकी कटु आलोचना करते हुए इसमें आमूलचूल परिवर्तन चाहा क्योंकि ये बहुजन समुदाय को शिक्षा से वंचित कर रही थी तथा प्राथमिक शिक्षा की जगह उच्च शिक्षा पर दिन ब दिन खर्च बढ़ा रही है। अर्थात ये शिक्षा प्रणाली सवर्णों के विकास की पूरक है। फुले ने अपने तरती रत्न नाटक में शिक्षा को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा। उनका मानना था कि पंडित पुजारी धर्म के नाम पर झूठे प्रलोभन देकर शूद्रों को धोखा देते हैं जबकि ईसाई धर्म गुरु निष्पक्ष धर्म के आधार पर सच्चा ज्ञान देकर शिक्षित शूद्रों को सही रास्ते पर ले जाते हैं। ड्यूक ऑफ कैनेट 2 मार्च 1888 पुणे में भोज के अवसर पर फुले ने कहा, हमारा बहुजन समुदाय ग्रामीण है इसलिए वो अज्ञानी और आदिम है। शिक्षा ही उनके उद्धार या कल्याण का एकमात्र उपाय है। इस वर्ग को शिक्षित किए बिना राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता। राष्ट्रवाद उस देश में पैदा नहीं हो सकता जहां सामाजिक और आर्थिक गुलामी हो। इसलिए सरकार को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैकाले के शिक्षा सिद्धांत में शिक्षा का प्रवाह उच्च वर्गों से निम्न वर्गों की ओर होना चाहिए लेकिन वास्तविक धरातल पर ऐसा नहीं हुआ नहीं। फुले के अनुसार पहले निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए और बाद में उच्च वर्ग के लोगों को ताकि समानता की स्थापना हो सके। निष्कर्ष, महात्मा फुले पहले भारतीय समाज सुधारक, सत्य साधक, मानवतावादी लोक शिक्षक थे जिन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन का सूत्रपात किया। बहुजन समाज एवं महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले। पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कर भारत में स्त्री शिक्षा की नींव रखी। अछूतों के लिए भी शिक्षा के द्वार खोलने वाले पहले थे। किसानों के लिए कृषि योजना बनाई जिन्होंने अपने प्रयासों से भारतीय समाज में अर्थनीति, धर्म नीति, शिक्षा, स्त्री पुरुष समानता, सामाजिक न्याय इत्यादि क्षेत्रों में नए आदर्श व मूल्य स्थापित की। तो साथियों, ये थे महात्मा ज्योतिबा फुले जिनके नेतृत्व में बहुजन समाज के लिए शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया और उसके महत्व को उजागर किया गया। आप सभी का धन्यवाद।